हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। चलिए, मेरा नाम है अमन बहल। आप देख रहे हैं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर और जल्दी से अपनी आज की पावर पंच एडिटोरियल क्लास को शुरू करेंगे। यूट्यूब की सबसे यूनिक क्लासेस में से एक क्लास है ये। इसमें आपको एडिटोरियल रीड करवाया जाता है, लेकिन साथ साथ ग्रामर को, वोकैब को, कॉम्प्रिहेंशन को, इन सब चीजों को साथ में लेकर के चला जाता है। एक पूरा पैकेज की तरह इस क्लास को हम बनाते हैं। 40 मिनट में, 45 मिनट में आप पूरे दिन की अंग्रेजी की लर्निंग ले सकें। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है। क्लास को एक सीटिंग में पूरा देखें। बिना देरी के सेशन को शुरू करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी प्रिजर्विंग द रेकॉर्ड। रेकॉर्ड क्या होता है भाई? रिकॉर्ड तो पता ही है ना, हिंदी में रिकॉर्ड बोलते हैं, अंग्रेजी में रेकॉर्ड बोलते हैं। प्रिजर्व करना यानी किसी चीज को बचाना, संरक्षित करना, सेव करना। अब ये जो रेकॉर्ड वर्ड है, इससे जुड़ा हुआ एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में आर्काइव। आर्काइव इसको बोलते हो आप हिंदी मीडियम वाले आर्चीव। ये आर्चीव नहीं होता, ARCH, इसको आर्काइव बोला जाता है। और आर्काइव एक ऐसा वर्ड अंग्रेजी में जो हमेशा प्लूरल होगा। बहुत सारे वर्ड्स है ना अंग्रेजी में, जैसे बाइनोक्यूलर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, वैसे ही आर्काइव्स हमेशा प्लूरल लगेगा। पीछे एस के बिना ये वर्ड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कह रहा है जी आर्काइव्स को हमें प्रिजर्व करना है, लोगों के डेटा को सेव रखना है। चलिए, कौन सा डेटा है टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, यहां से पता लगेगा। कह रहा है द राइट टू बी फॉरगॉटन मस्ट बी सेट अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। कह रहा है ये जो अधिकार है ना, जो राइट है, और क्या चीज का राइट भाई? कि आप फॉरगॉट हो जाएं, बुला दिए जाएं। हम सभी के पास ये अधिकार है कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी ना हो, सिर्फ हमारे फोन में हो, हमारे घर में हो। कह रहे ये अधिकार कि आप बुला दिए जाएं, आपको कोई ना जानता हो, इस अधिकार को आपको सेट अगेंस्ट रखना है या सामने रखना है, बराबर में रखना है पब्लिक इंटरेस्ट के, आम जनमत की भलाई के। तो ये अधिकार को हमें इतना ज्यादा नहीं दे देना है कि उससे लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आपने कोई गलत काम किया और फिर आप कोर्ट चले गए कि मेरे सारे रिकॉर्ड जो हैं वो हटा दो। मैंने गलत काम किया था, मुझे सजा मिल गई, अब मेरे सारा जो है मेरा नाम निकाल दो सरकारी रिकॉर्ड में से। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो अधिकार है कि मेरी इंफॉर्मेशन कहीं भी ना हो। तो इससे क्या, पब्लिक इंटरेस्ट में आप गलत काम करोगे, मतलब समझ गए ना, सरकारी रिकॉर्ड से आप खिलवाड़ करोगे। तो ये कह रहा है खिलवाड़ नहीं करना है, दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, तो मैंने पहली बार सुना। ये मुद्दा ऐसा भी हो सकता है कि राइट टू बी फॉरगॉटन का अधिकार भी हो सकता है। चलिए अब आगे आप डिटेल में देखेंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पे करवा देता हूं, बहुत दिनों बाद करवा रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजी में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये बाद में दिखा देंगे आपको प्रमोशन, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अंग्रेजी में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे कि टू प्ले यानी खेलना, टू सिंग यानी गाना गाना, टू स्लीप यानी सोना। ये इन्फिनेटिव काम क्या करता है पता है आपको? टू प्ले, टू सिंग, सीधे सिंग लिख देते, प्ले लिख देते। ये टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म जो लगती है ना, ये बताती है एक ऐसा इन्फिनेटिव, एक ऐसा एक्शन जो अभी अनफिनिश्ड है। क्यों आए हो यहाँ पे? खेलने आया हूं, आई केम हियर टू प्ले। तो जब मैं यहां आया था तब तक मैंने खेला नहीं था, प्ले वाला काम पेंडिंग था। तो जब भी कोई पेंडिंग काम अंग्रेजी में बताना होता है तो हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये इन्फिनेटिव एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से इसको यूज करना आपको आना चाहिए। चलो यूज करके दिखाते हैं। वी नीड टू स्टार्ट आवर प्रेपरेशन फ्रॉम टुमारो। हमें जरूरत है स्टार्ट करने की हमारी प्रिपरेशन को कल से ही, फ्रॉम टुमारो। हमें क्या जरूरत है? प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की। क्या प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है? नहीं, क्योंकि हमें जरूरत है ना अभी। जरूरत है मतलब स्टार्ट होना बाकी है। तो काम जिस बाकी होता है उस एक्शन को, अनफिनिश्ड एक्शन को इन्फिनिटिव में बताया जाता है। इसलिए मैंने लिखा वी नीड टू स्टार्ट। चलो, लॉजिक समझ में आया? मैथ्स का लॉजिक लगवा रहा हूं आपसे। सीख रहे हो आप अंग्रेजी, लेकिन लॉजिक सीख रहे हो रीजनिंग वाला। चलो, अब इसको पैसिव में कब लगाना है? टू स्टार्ट कब कब गलत होगा? द बस नीड्स टू रिपेयर बाय द मैकेनिक। बस को जरूरत है रिपेयर होने की मैकेनिक के द्वारा। क्या जरूरत है बस को रिपेयर होने की? क्या रिपेयर हो गई या नहीं? पेंडिंग एक्शन तो, इसीलिए तो टू इन्फिनेटिव लगा रहा हूं। लेकिन बस को रिपेयर किया जाएगा, बस रिपेयर नहीं करेगी किसी को। बस किसी को रिपेयर कर सकती है? बस को रिपेयर किया जाएगा।
फर्स्ट केस में हमें ही स्टार्ट करना था प्रिपरेशन को, हम ही प्रिपरेशन करने वाले थे, लेकिन सेकंड केस में बस को रिपेयर करा जाएगा और बस किसी को रिपेयर नहीं करेगी। तो ये जो इन्फिनेटिव आपने लगाया ना टू बी रिपेयर्ड, ये लगाया है पैसिव में। और क्यों लगाया है? क्योंकि बस के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम होने वाला है। तो ये टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव इन्फिनेटिव होता है, लेकिन काम बताता है जो पेंडिंग हो, अनफिनिश्ड हो। इतना समझ में आया? चलो अब इसको थोड़ा और ऊपर लेकर के आ रहा हूं। कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो मजे से पूरा सीखो ना। इन्फिनेटिव में एक खास गुण भी है, इसको आप परफेक्ट में भी यूज कर सकते हो, और अंग्रेजी में परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड। परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? फिनिश्ड, काम बताने वाला। आई हैव ईटन माई फूड, मैं मेरा खाना खा चुका हूं, काम खत्म हो गया। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव अगर आप बना दोगे तो आप एक ऐसे एक्शन की बात करोगे जो पूरा हो चुका है और पास्ट का है। और परफेक्ट इन्फिनेटिव कैसे लगेगा? देखो टू तो आएगा ही, हैव फैमिली की बेस फॉर्म हैव आ जाएगी, और परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 इसके बाद लगेगी। हैव V3 से परफेक्ट टेंस बनता है, आपको पता है। तो इसको बना के देखें। द ट्रेन सीम्स टू हैव लेफ्ट अ व्हाइल अगो। ट्रेन दिखाई देती है कि लगता है जा चुकी है कुछ वक्त पहले। ट्रेन सीम्स, ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है जा चुकी है। ट्रेन देखने में लगती है कि जा चुकी है, यहां खड़ी नहीं है, टाइम जा चुका है, तो मतलब लगता है ट्रेन चली गई। अब देखो, जब आप ट्रेन को देख रहे हो या ट्रेन का अंदाजा लगा रहे हो, तब तक ट्रेन जा चुकी है, काम हो चुका है। ये काम अब टू लीव से नहीं, टू हैव V3 टू हैव लेफ्ट से लिखना पड़ेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है मेन। और इसका भी पैसिव बन सकता है। पैसिव बनाने के लिए परफेक्ट टेंस का जो करते हो वही यहां भी करना है। हैव V3 के बीच में अगर बिन लगा दो तो परफेक्ट का पैसिव बन जाता है, और वैसे ही इन्फिनेटिव का भी बना सकते हो। द बुलेट सीम्स टू हैव बीन फायर्ड ऑन द बॉर्डर। एक बुलेट लगता है, एक गोली लगता है, फायर की गई है बॉर्डर पे। गोली ने किसी को फायर नहीं किया। देखो फर्स्ट केस में ट्रेन चली गई थी, निकल गई थी, लेकिन सेकंड केस में गोली को चलाया जाएगा, फायर किया जाएगा, गोली थोड़ा ना फायर करेगी। तो यहां पे गोली फायर हो चुकी है, परफेक्ट टेंस लेकिन पैसिव वॉइस, इसलिए टू हैव प्लस में बिन लगा के V3 लिखा। A bullet seems to have been fired on the body। चलो अब ये कॉन्सेप्ट जिन स्टूडेंट्स को आ गया, और नहीं भी आया हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो भी कोई बात नहीं। लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से आपको अटेम्प्ट करना है। और मुझे पता है 10 में से 6 का गलत होगा, ये 6 का कम बोल रहा हूं मैं, 7 या 8 का गलत होगा। लेकिन हार वो माना, हारा वही जिसने अटेम्प्ट नहीं किया, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डाल देना कमेंट्स में, गलत होगा तो मेरा फीडबैक आपको मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आज का? अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताना, इस पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियोस आपको संडे को करवा देंगे, ठीक है। चलो, तो यहां क्या हुआ था? शुरू वाले सेंटेंस में यही हुआ था, द राइट टू बी फॉरगॉटन। अधिकार काय का है? अधिकार काय का है? भूलने का नहीं, बुलाए जाने का। अधिकार किसका है? कि मैं बुलाया जा सकूं। तो राइट टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अभी बुलाया नहीं गया हूं, काम पेंडिंग है, एक्शन अनफिनिश्ड है, इसलिए सिंपल इन्फिनेटिव लगाया है टू बी प्लस में V3। सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है? टू बी प्लस में V3 पैसिव के अंदर, ठीक है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब दिखाएंगे आपको, 4-5 वर्ड्स हमारे पास, शुरू में एक साथ देख लो ताकि क्लास को आप स्मूथली ले पाओ। एक लाइक और एक शेयर क्लास को जरूर देना, आपके प्यार के ऊपर ही चैनल चलाया जाता है। हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट ग्रुप है, इसमें सारे PDFs, नोट्स, नोटिफिकेशन और क्विज आपको मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे ना @official YT, तभी ये ग्रुप आपको टेलीग्राम में दिखेगा। YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना भाई, जरूर से, आप ही लोगों के लिए बनवाई गई है बड़े प्यार से। ऐप का काम है मेरी प्रिपरेशन गाइडेंस में आपके एग्जाम्स की तैयारी। अगर आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है, कोई एग्जाम आ गया आपका 1.5 महीने 2 महीने बाद, तो इंग्लिश में लिखना आप इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कोर्स से 50 घंटे में सीख सकते हैं। और इसको बनाया इस तरीके से गया है कि 6वीं 8वीं 7वीं 10वीं का बच्चा भी बेसिक से अंग्रेजी में लिखना सीख सके। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारा सुपर हिट कोर्स है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, कूपन लगा करके कम डिस्काउंटेड प्राइस पे। अच्छा, लिखने के बाद आपका एग्जाम ऐसा है, मान लो जिसमें रीडिंग आ रही है, ग्रामर आ रही है, SSC का एग्जाम है, स्टार्टर्स कनेक्टर्स आएंगे, वो कैब आएगी, तो ये सारा सिलेबस आपका SSC, बैंक्स, रेलवे, डिफेंस का इंग्लिश अनलॉक नाम के कोर्स में कवर करवा दिया गया है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एज वेल। कूपन लगा करके बहुत सस्ते दाम में ये कोर्स 2026-27 के सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए अवेलेबल है। UPSC और सिविल सेवाओं वालों के लिए सुपर हिट कोर्स है हमारा माइग्रेशन कोर्स, जिसमें हिंदी मीडियम से आपको पंजाबी गुजराती मीडियम से अंग्रेजी में माइग्रेट करवा देते हैं,
ताकि इंग्लिश के अंदर ही आप यूपीएससी का सिविल सेवा का एग्जाम दें। सीसेट से लेके आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, है ना, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कंपलसरी पेपर, सब कुछ आपको इस कोर्स में एक साथ बड़े कोर्स में मिलता है। कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ये नंबर है टीम का, यू कैन व्हाट्सअप अस, बात करें, व्हाट्सअप करें, कॉल करें। चलो, पहला वर्ड है आज का ऑब्फस्केशन। बड़ा अजीब सा वर्ड है ऑब्फस्केशन। देखिए, ऑब्फस्केशन का मतलब है किसी चीज को धुंधला करना, जानबूझ करके अनक्लियर करना, ताकि लोग कंफ्यूज हो, उनको पूरी बात समझ में ना आए। जब आप कोई बात किसी को बताना पड़े, आपको मजबूरी हो जाए, लेकिन पूरी ना बताओ, आप आधी अधूरी बता के छोड़ दो, तो आप चीजों को ऑब्फस्केट करते हैं। ठीक है, जानबूझकर अस्पष्ट करना या उलझा देना किसी चीज को। द रिपोर्ट्स ऑब्फस्केशन मेड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द रियल इशू। इस रिपोर्ट का जो जानबूझ करके अस्पष्ट करने का काम था, उलझा देने का काम था, उसने इस चीज को बड़ा मुश्किल बना दिया कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रियल इश्यूज को। है ना, हमारी सरकारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं, जब भी कोई खराब परफॉर्मेंस होती है सरकार की, तो रिपोर्ट इस तरीके से बनाएगी सरकार कि आप चैट जीपीटी में लगा दो तब भी मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। तो ये जानबूझ करके किया गया अस्पष्टता कहलाती है। ये वर्ड अच्छा सा है, ध्यान रखना इसका। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड अंग्रेजी में अस्पष्ट चीजों के लिए नेबुलस। देखिए, ऑब्फस्केशन एक नाउन है, ऑब्फस्केट एक वर्ब है, नेबुलस नेबुलस एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है धुंधला, बादली। जैसे बादलों में कोई चीज नहीं होती बीच में बादलों के, वो दिखेगी नहीं आपको, तो नेबुलस होती है वो। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया बार बार। एम्बिग्यूटी भी इसका सिनोनिम है। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए, ऑब्फस्केशन का बिल्कुल उल्टा होता है ट्रांसपेरेंसी, ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, यानी चीजों में स्पष्टता। एक और वर्ड आज देखेंगे आप, रेपरकशन। रेपरकशन क्या होता है? देखो, ये जो खड़े हैं ना सारे, इनको बोलते हैं डोमिनोज। ये वो पिज्जा वाला डोमिनोज ही है, स्पेलिंग वही है। डोमिनो पिज्जा आता है ना अपने घर पे, डोमिनो होता है ये डोमिनो। ये खड़े खड़े ब्लॉक्स। और डोमिनोज की खासियत क्या होती है, ये आपको ये सिखाने के लिए होता है कि अगर एक छोटा सा ब्लॉक भी आप कहीं गिरा दो, तो वो आगे जाकर के किसी बड़े से ब्लॉक को भी गिरा सकता है। छोटा बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। तो जब ये छोटे ब्लॉक को आपने गिराया, उसके 15 मिनट आपको बाद पता लगा कि बड़ा सा ब्लॉक गिर चुका है। ये है इसके दूरगामी परिणाम, या फार फेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, या देरी से आने वाले नतीजे। बहुत कहानी करके बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं मैं, आपको पता लगे कि रेपोगेशन क्या होता है। किसी भी चीज का दुष्परिणाम, बुरा नतीजा, लेकिन बहुत आगे जाकर के, हाथों हाथ नहीं। कोई काम आज हुआ था, पता लगा आपको 5 साल बाद भी उससे कोई नुकसान हो रहा है आपका, तो वो कहलाएगा रेपोगेशन। ठीक है, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है अंग्रेजी में, रैमिफिकेशन। रैमिफिकेशन यूज करके दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ्स एंड वॉर ऑन ईरान कैन हैव सीरियस रिपरकशंस फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। डोनाल्ड ट्रंप के जो टैक्स हैं, टैरिफ हैं, और इनके जो वॉर है ईरान पे, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, आगे जाकर के खराब नतीजे हो सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। रैमिफिकेशन इसका सिनोनिम जरूर से पकड़ना, बहुत बार आता है एग्जाम्स में और आपकी रीडिंग में। एक और वर्ड आएगा आज, कंटेंट। आपने एक वर्ड सुना होगा अंग्रेजी में, कंटेंडर। कंटेंडर वो आदमी होता है जो प्रतियोगी हो किसी प्रतियोगिता में, जो पार्टिसिपेट करे किसी कंपटीशन में, है ना। फाइनल कंटेंडर कौन कौन है, यानी फाइनल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। तो कंटेंडर यानी प्रतियोगी। अब बता दो, कंटेंडर से कंटेंट नाम की वर्ब बनाई गई है। कंटेंट करना यानी अपनी बात को, अपने दावे को, तर्क को, अपने लॉजिक को सामने वाले के सामने रखना। क्योंकि आप कंटेंडर है ना, प्रतियोगिता में आप कंपटीशन में है, तो अपना दावा तो ठोकेंगे आप। तो कंटेंडर ही कंटेंट करता है, अपना दावा ठोकता है, या अपनी बात को, तर्क को सामने वाले के सामने रखता है, टू आर्ग्यू और मेंटेन दैट समथिंग इज ट्रू। द ऑथर कंटेंट्स दैट ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ऑथर ये दावा करता है, कंटेंट करता है, या तर्क देता है कि ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता जो, क्लैरिटी जो है, वो जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। कंटेंट को मेंटेन करना, असर्ट करना, इंसिस्ट करना, स्टेट करना, क्लेम करना भी बोलते हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। चलो, अगला वर्ड आज का आएगा, एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट क्या होता है पता है आपको? आपने देखा होगा किसी भी बड़े सेलिब्रिटी, आजकल तो टीचर्स की भी बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं 2-2 घंटे की, उसमें से 20 सेकंड का कुछ चुरा लेंगे और उसको इंस्टा पे लगा देंगे, और फिर बोलेंगे देखो 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 ये टीचर क्या बोलता है। सुना होगा ना आपने। एक बड़े टीचर हैं, विकास देवीकीर्ति जी, बहुत सीनियर है हमसे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था। उनकी सीता वाली कोई कहानी थी, पूरी नहीं उठाई, बीच में से निकाल लिया।
तो जब भी किसी का टुकड़ा आप उठाते हो ना, किसी की बात का, किसी की किताब का, और ये उठाते क्यों आप? जनरली लोगों को गुमराह करने के लिए। ऐसे टुकड़ों को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सर्प्ट। ठीक है, किसी बड़े चीज का एक छोटा सा अंश कहलाता है एक्सर्प्ट। इसको एक्सट्रैक्ट और कोटेशन भी बोलते हैं, यूज करके दिखाऊंगा आपको। द न्यूज पेपर पब्लिश्ड एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द जजमेंट। न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया एक टुकड़े को, एक अंश को पूरी जजमेंट के। बड़ी जजमेंट होगी 1000-1500 पेजों की, उसमें से कुछ 5 लाइंस को कोट किया, एग्जर्व किया। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे आप। नया वर्ड आपके लिए एक और वर्ड आएगा, लास्ट वर्ड है आज का, स्क्रूटनाइज। देखिए, स्क्रूटनाइज का मतलब होता है जांच करना, और इसको याद रखना हो तो आपकी आईज जो हैं, आंखें जो हैं, स्क्रू की जैसी टाइट हो जाती हैं। आंखें एक बार, कभी कभी आप आंखों को छोटा करके देखते हो ना, किसी चीज की तरफ फोकस करते हो, जांच करते हो, दिमाग लगाते हो अपना, तब आप उसको स्क्रूटनाइज कर रहे होते हो, और स्क्रू जैसी, पेच जैसी टाइट आपकी आंखें हो जाती हैं, उस चीज के ऊपर फिक्स हो जाती हैं। तो डिटेल्ड जांच करना, स्क्रूटनाइज करना होता है। एग्जामिन करना, एनालाइज करना, प्रोब करना, असेस करना, एवेल्युएट करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। द कमिटी डिसाइडेड टू स्क्रूटनाइज द प्रपोजल बिफोर अप्रूविंग इट। कमेटी ने डिसाइड किया कि वो जांच करेंगे इस प्रपोजल की, इससे पहले कि वो इसको अप्रूव करें। तो स्क्रूटनी यानी जांच से स्क्रूटनाइज नाम की वर्ब यानी जांच करना बना हुआ है। चलो, अब ये जो वोकैब का आपको पंच मिला है पिछले 12 मिनट के अंदर, मेरे ख्याल से 12 मिनट में हमने 20 के आसपास वर्ड्स को सीखा होगा, नए वर्ड्स। यही तरीका है, रटना कुछ भी नहीं है, सुनते जाओ और जहां पे रीडिंग में आए उसको रिकॉल करो, वहां पे रटो उसको। जब रीडिंग में आएगा ना वर्ड एक्सर्प्ट, तब ये एक्सर्ट वाली स्लाइड खोल के देखना, फिर से बैक करके देखना सर ने क्या बताया था और क्या मीनिंग निकल रहा है। यही तरीका है वोकैब दिमाग में बिठाने का। मैंने आज तक जिंदगी में एक भी वर्ड याद नहीं किया वोकैब का, लेकिन रोज 15-20 मिनट पढ़ाई करता हूँ अंग्रेजी में, कुछ किताब पढ़ लेता हूँ, सारे वर्ड दिमाग में फिट है। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। आर्टिकल की एक छोटी सी समरी मैं आपको दूं। देखो, समरी ये है, आपके पास अधिकार है कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास ना हो, ये अधिकार है आपके पास। ये कोर्ट ने दिया था आपको KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम के केस में। लेकिन आपके कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स सरकारी आंकड़ों में भी हो सकते हैं। अब एक आंकड़ा, आपने मान लो कभी ट्रैफिक चालान आपका बना, आपने बत्ती तोड़ी थी, लाल बत्ती, और बाद में वो डिस्प्यूट हो गया, आप कोर्ट चले गए कि मैंने तो नहीं तोड़ी, कोर्ट में केस हो गया, बाद में आपको फाइन देना पड़ा या सजा हो गई या आप बाइज्जत बरी हो गए। तो ये पूरा केस चला, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और ये कौन कहता है? ये कहती है हमारी जुडिशरी। तो जुडिशरी ने कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं जहां पे सभी केसेस की नाम से, आप आदमी का नाम सर्च करो, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी इन पे डेटा अपडेट हुआ नहीं है पूरा, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन इसी के आड़े में ये पुट्टा स्वामी वाली जजमेंट आ गई, जिसमें आपके पास अधिकार ये है कि मेरा उस पूरे चालान का जो इंसिडेंट था, जो कोर्ट केस था, उसका डेटा हटाया जाए। तो किसकी बात माने? आपका डेटा, सरकारी डेटा रखें या नहीं रखें, हाँ, इंटरनेट पे। बस इसी चीज को इस आर्टिकल में डिटेल में समझाया गया। अधिकार आपके पास है, लेकिन आपका अधिकार तभी तक अधिकार है जब तक वो देश के सिस्टम के साथ खिलवाड़ ना करे, है ना। इस तरीके से हर अपराधी बोलेगा मेरा सारा डेटा निकाल दो, मैंने जितने भी मर्डर किए थे हटा दो, है ना। तो ये अधिकार तो गलत अधिकार हो जाएगा। बस इसी बात को समझाएंगे। चलिए, टोन क्लास के लास्ट में आपको खुद से जज करनी है। क्वेश्चन बनाया मैंने टोन पे, फर्स्ट पैराग्राफ है, पढ़ लो इसको, मीनिंग निकालो जितना निकले, फिर हम मिल के पढ़ते हैं। ट्राई जरूर से देना है भाई, ऐसा ना हो सर ही पढ़ते जा रहे हैं और आप देखते जा रहे हो। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में एक विरोधाभास या पैराडॉक्स बताया गया है। कह रहा है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ ओपन जस्टिस which enables public scrutiny of courts, fosters understanding of the law, and preserves a historical record of judicial administration. देखो, यहां लग गया कोमा और आगे कंजंक्शन आ रही है वेयर एज। वेयर एज बताती है विरोधाभास को, कॉन्ट्रास्ट को। तो यहां पे रुक जाओ, पूरा ऊपर का पढ़ लो। कह रहा है जी, संवैधानिक जो कानून है वो अपहोल्ड करता है, मेंटेन करता है, प्रिजर्व करता है, बनाए रखता है इस प्रिंसिपल को या सिद्धांत को। और सिद्धांत क्या है? हमारी कोर्ट्स ने एक सिद्धांत दिया हुआ है, ओपन जस्टिस का सिद्धांत, कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, सबके सामने होगा, ओपन में होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बताएंगे नहीं हमने कोई फैसला कर दिया, सबको बताएंगे, और पूरी जजमेंट जो है इंटरनेट पे होगी। तो कह रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेंटेन करता है इस सिद्धांत को, ओपन जस्टिस के।
और ये कौन सा सिद्धांत है उसके बारे में बताया हुआ विच लगा के। ये वो सिद्धांत है जो इनेबल करेगा या इस चीज को पॉसिबल बनाएगा कि पब्लिक तरीके से स्क्रूटनी हो, हर आदमी की जांच हो कोर्ट्स के कामकाज की। ये वो प्रिंसिपल भी है जो फोस्टर करता है या प्रमोट करता है। अंग्रेजी में फोस्टर करना यानी किसी चीज को नर्चर करना, पालन पोषण करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना। तो ये सपोर्ट भी करता है कि हर आदमी को लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो। कोर्ट के सारी जजमेंट आप पढ़ लो आराम से, नेट पे रखिए तो लॉ भी समझ में आएगा। तो ये प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये ओपन जस्टिस जो है प्रिजर्व भी करता है, मेंटेन करता है, सेव करता है, सुरक्षित करता है सारे ऐतिहासिक डेटा को, रिकॉर्ड को, जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर न्याय के डिस्ट्रीब्यूशन का। एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता है, प्रशासन या डिस्ट्रीब्यूशन, पता ना आपको। टीका लगता है, सुई लगती है तो भी अपने बोलते हैं कि वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया, यानी वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दिया गया। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जुडिशियल यानी न्याय को आगे देने का काम। तो ये कहता है ओपन जस्टिस के न्याय का हर पहलू जो भी काम कोर्ट में हुआ है वो इंटरनेट पे रखा हो। कह रहा है लेकिन हुआ क्या, अब आगे वेयर एज लगा के बताएगा। वेयर एज, वहीं दूसरी तरफ वेयर एज द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। कह रहे वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इस केस के अंदर, इसने रिकॉग्नाइज किया था, एक्नॉलेज किया था, पहचान लिया था, या फिर है ना, अप्रूवल दी थी इंफॉर्मेशन प्राइवेसी की, आपकी इंफॉर्मेशन की निजता के अधिकार की। कह रहा है जी इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल्स कंट्रोल ओवर पर्सनल डेटा ऑन हिमसेल्फ, जिसमें शामिल है किसी भी इंडिविजुअल का कंट्रोल पर्सनल डेटा पे, उसके डेटा पे जो उसी के ऊपर बेस्ड हो। तो अगर आपने किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया हुआ है और आपका डेटा उसके पास है तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी, पूरा हक है कि वेबसाइट वाले को आप ईमेल करके बोलो कि मेरा डेटा डिलीट कर। इसलिए हर ऐप के अंदर आपको डिलीट अकाउंट का ऑप्शन भी मिलेगा। देखना आप कोई भी ऐप खोलो, रेडबस खोल लो, पेटीएम खोल लो, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगआउट के नीचे डिलीट अकाउंट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये आया था कि आपको अपना अकाउंट या डेटा डिलीट करने का अधिकार है। चलो, विरोधाभास आपको पता लग गया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वर्ब है अपहोल्ड्स, अपहोल्ड करना यानी बनाए रखना। विच आया है ओपन जस्टिस के लिए, खुले में न्याय के लिए। विच की वर्ब्स हैं 3। पहली वर्ब है इनेबल्स, दूसरी वर्ब है फोस्टर्स, तीसरी वर्ब है प्रिजर्व्स। इनेबल करना यानी किसी चीज को सक्षम बनाना या पॉसिबल बनाना। फोस्टर यानी प्रमोट करना। प्रिजर्व यानी किसी चीज को सेव करना, सुरक्षित करना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वर्ब है रिकॉग्नाइज, जबकि दूसरी जजमेंट ने यह पहचाना कि आपके पास पूरा निजता के अधिकार का जो है अधिकार है, और आपके पास यह भी अधिकार है कि आपका डेटा किसी के पास भी ना हो। बढ़े आगे, समझ में आया? ये लंबा सेंटेंस था, आपने छोटे छोटे पीस कर दिए इसके। चलो आओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये करवा दिया ना आपको। चलो, ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और गोली भी चल चुकी है और ट्रेन भी जा चुकी है और मैकेनिक ने बस को भी रिपेयर कर दिया है। लास्ट सेंटेंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और गलत सही था मैंने आपसे पूछा है, यही आंसर करवा रहा हूं। पहले अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दो। द विंटेज कार अपीयर्ड मॉडिफाइड। क्या लिखूं यहां? देखो मॉडिफाइड यहां पे ठीक है, गलत नहीं है। मॉडिफाइड यहां पे ठीक है, गलत नहीं है। वो है पास्ट पार्टिसिपल जो मैंने आज करवाया नहीं, ठीक है, तो वो तो ठीक होता ही है। पास्ट पार्टिसिपल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें यूज करना था सिंपल इन्फिनेटिव से या फिर परफेक्ट इन्फिनेटिव के इस्तेमाल को। तो इन्फिनेटिव लगाने के लिए टू लगाना पड़ेगा, पार्टिसिपल नहीं लगाना, हमें इन्फिनेटिव लगाना है। तो कैसे लगाऊं? देखिए कार हमें लगती है, दिखाई देती है कि वो मॉडिफाई हो चुकी है। कार को देख के आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये मॉडिफाई होगी। आपको कैसे पता? कार देख के कैसे पता लगेगा भाई ये मॉडिफाई होगी? लेकिन मॉडिफाई हुई कार को देख के पता लग जाएगा कि ये मॉडिफाई हो चुकी है। तो मॉडिफाई होने का काम हो चुका है, यानी पास्ट में काम हो चुका है, फिनिश्ड एक्शन है। और ये काम कार के ऊपर हुआ है। कार के ऊपर हुआ है मतलब पैसिव में होगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम हुआ है ना। तो इसलिए मुझे पैसिव में परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाना है, टू हैव बीन प्लस V3। तो मुझे लिखना पड़ेगा द विंटेज कार अपीयर्ड टू हैव बिन मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये बनना चाहिए था। बता देना कमेंट्स में कितनों का गलत सही। मजा आता है मुझे भी देख के कि कितने लोग सीखे। नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, उसको रीडिंग लें।
चलिए, कह रहा जी दिस टेंशन सरफेस्ड इन अ May 29 ऑर्डर ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन द राइट टू बी फॉरगॉटन। कह रहा यही टेंशन सरफेस कर गई, सरफेस करना यानी धरातल पे आना, ऊपर आना, ये टेंशन हमारे सामने आ गई 29 मई के एक ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट का, जो था इस राइट पे, इस अधिकार पे जो है बुलाए दिए जाने का, टू बी फॉरगॉटन होने का। क्या हुआ इसमें? कह रहा है जी वेयर जस्टिस सचिन दत्ता हेल्ड दैट मेयरली अपडेटिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स वाज इनएडिक्वेट। कह रहा है ये वो मई 29 का ऑर्डर था जहां पे जस्टिस दत्ता साहब ने इस चीज को हेल्ड किया, मेंटेन किया, इस दलील को पेश किया कि खाली खाली यानी मेयरली जो अपडेट करने का काम है आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स को कोर्ट की वेबसाइट पे, वो काम नाकाफी है, इनएडिक्वेट है या सफिशिएंट नहीं है। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि बिकॉज सर्च इंजिन्स ऑफ्टन एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन विदाउट कॉन्टेक्स्ट while copied records on other platforms may remain unchanged। रीजन ये है कि जो सर्च इंजिन्स होते हैं वो अक्सर एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर छोटा सा अंश निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन का बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपने जितना पूछा उतना ही दे देंगे, आगे पीछे की बात नहीं बताई, आपको गलतफहमी हो गई, है ना। और कह रहे जबकि हमारी कोर्ट की वेबसाइट से जो कॉपी किया हुआ रिकॉर्ड है दूसरी वेबसाइट्स पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, हो सकता है वो अनचेंज ही रहे, हम अपडेट करते रहे, दूसरी जगह जो है पुराना मिलता रहे। तो इन्होंने, इस दत्ता साहब ने एक बड़ा जेन्युइन इशू उठाया कि क्या कोर्ट को सारा डेटा अपना ऑनलाइन रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो क्या वो अपडेट नहीं होना चाहिए रोज। चलिए, दत्ता साहब की वर्ब है हेल्ड, अपडेटिंग की वर्ब है वॉज, सर्च इंजिन्स की वर्ब है एक्सेप्ट, रिकॉर्ड्स की वर्ब है मे रिमेन, टेंशन की वर्ब है सरफेस्ड, सरफेस होना, धरातल पे आना, सबके सामने आना। राइट टू बी फॉरगॉटन है क्योंकि अधिकार है कि आप बुला दिए जाएंगे फ्यूचर में, फ्यूचर में अनफिनिश्ड एक्शन है और अधिकार में आप खुद बुला दिए जाएंगे, इसलिए काम आपके ऊपर हुआ है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अप्लाई करो ग्रामर को जितना हो सके रीडिंग में, तभी वो दिमाग में आएगी, बैठेगी। कह रहा द कोर्ट फर्दर रीजन्ड that open justice does not necessitate discoverability of case details through an accused person's name। कह रहा कोर्ट ने और आगे जाकर के फर्दर ये रीजन भी किया, ये रीजनिंग भी दी कि जो खुला न्याय का सिद्धांत है ओपन जस्टिस, वो ये जरूरी नहीं बनाता है, नेसेसरी नहीं बनाता है, नेसेसिटेट नहीं करता है कि डिस्कवरेबिलिटी हो। डिस्कवरेबिलिटी यानी आप डिस्कवर किए जाएं, ढूंढे जा सकें, और किसकी? आपके सभी केसेस की डिटेल्स की एक अक्यूज्ड पर्सन के नाम से, यानी एक अभियुक्त के नेम से। तो कोर्ट कहता है कि ये कोई मतलब लॉजिक की बात नहीं है कि ओपन जस्टिस का मतलब ये है कि मैं डालूं महेश यादव या मोहन तिवारी, और मोहन तिवारी के सारे केसेस मुझे कोर्ट की वेबसाइट पे दिख जाएं। मोहन तिवारी इस दिन यहां गया था, उसका चालान बना था बिना हेलमेट के, है ना, फिर राकेश कुमार ने इसको थप्पड़ मारा था तो केस बना था कोतवाली में। तो कोर्ट का यही मानना है कि ये रीजनिंग दी है कोर्ट ने कि ओपन जस्टिस का ये मतलब कतई नहीं है कि किसी का नाम सर्च करके आप उसके सारे केसेस की डिटेल निकाल लो, क्योंकि इसमें दिक्कत यही है, एक बार हम डिटेल डाल देंगे, बाद में उस आदमी के साथ क्या हुआ, केस में क्या हुआ, तो वो रोज हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे तो वो आप तो आधी इंफॉर्मेशन पढ़ के समझ लोगे कि भले ही वो आदमी बाद में बेगुनाह निकले, लेकिन पहले तो उस पर केस लग गया, आपके लिए तो गुनहगार है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और करवाते हैं, फर्दर और फादर का। काफी दिनों बाद हो रहा है, अगेन एक रिवीजन आपको मिल जाएगा, और बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी में दो वर्ड्स हैं फार से बनने वाले, कंपैरेटिव डिग्री, फार से फादर और फर्दर, दोनों का मतलब अलग अलग है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए लोग क्या सोचते हैं ये एक ही वर्ड होंगे, लेकिन ये अलग अलग है। देखिए, फार मतलब दूर, फार्दर का मतलब होता है ज्यादा दूर, लेकिन किसमें? फिजिकल डिस्टेंस के तौर पे। जैसे एक चीज है आपसे 2 किलोमीटर, दूसरी चीज है आपसे 5 किलोमीटर, तो दूसरी चीज आपसे फार्दर है, 2 किलोमीटर नहीं है, 2 से और, है ना, फार्दर यानी 2 की जगह 5 है। फर्दर का मतलब होता है और ज्यादा, और ज्यादा। जैसे आपको मेरी और ज्यादा हेल्प चाहिए, डू यू नीड माई फर्दर असिस्टेंस, या फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम मी। तो जितनी मैं कर चुका हूं, जितना मैं बोल चुका हूं, जितना मैं खा चुका हूं, जितना मैं कह चुका हूं, उससे और ज्यादा मुझे कुछ करना हो, जाने आने की बात नहीं है, कोई भी काम जब और ज्यादा करना हो तब हम फर्दर नाम के इस एडवर्ब या एडजेक्टिव को यूज करते हैं। दोनों तरीके से यूज होता है, तो यूज करके देखते हैं ताकि आपको पता लगे यूज कहां करना है। द सेकेंड चेक पॉइंट इज फार्दर या फर्दर देन द फर्स्ट।
दूसरा चेक पॉइंट जो है और ज्यादा आगे है पहले वाले से। चेक पॉइंट क्या होता है? एक नाकाबंदी होती है, फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ। तो पहला चेक पॉइंट है 2.5 किलोमीटर, दूसरा चेक पॉइंट है 7 किलोमीटर, तो दूसरा वाला पहले से ज्यादा दूर है। तो भाई साहब दूरी की बात हो गई, डिस्टेंस आ गया, तो यहां लिखेंगे इज फार्दर। ठीक है, चलो अगला देखो। नो फर्दर फार्दर क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय एनीवन। किसी के भी द्वारा कोई और सवाल नहीं पूछा गया। शुरू में पूछे गए थे 5 सवाल, जवाब मिल गए, उसके बाद किसी से भी कोई और सवाल नहीं पूछा गया। यानी 5 सवाल जो पूछे गए थे उसके आगे एडिशनल कोई सवाल नहीं पूछा गया, और ज्यादा नहीं पूछे गए। नो नो फर्दर फर्दर क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो ये सेकंड वाला फर्दर आ जाएगा। फर्स्ट वाले में फर्दर आया क्योंकि चेक पॉइंट आगे था, डिस्टेंस ज्यादा थी। दूसरे वाले में फर्दर आया क्योंकि सवाल एडिशनल की बात हो रही थी। अब देखो तीसरा केस, बहुत ध्यान से देखना। वी डिसाइडेड नॉट टू वॉक एनी फार्दर या फर्दर, क्या लिखूं मैं? वी डिसाइडेड नॉट टू वॉक एनी फार्दर या फर्दर, क्या लिखूं? देखो जी, इस केस में आएगा फार्दर, क्योंकि हम चल रहे हैं तो दूर जा रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि और ज्यादा दूर जाएंगे, डिस्टेंस में जाएंगे, तो मैं यहां पे फार्दर लिख देता हूं। लेकिन ध्यान से देखो, हमने डिसाइड किया था कि हम 3 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया कि नहीं, और ज्यादा नहीं चलेंगे, 3 चलना है, बस वही चलना है, आगे चाहे कितना भी हमारा काम बढ़ाओ, कल चलेंगे देखा जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम और ज्यादा नहीं चलेंगे। जब भी डिस्टेंस के मामले में बात आ जाए और ज्यादा की बात हो, तो फर्दर जो है वो फार्दर बन जाता है, यानी उस केस में फर्दर फार्दर दोनों लग जाते हैं। समझ पा रहे हो? डिस्टेंस की बात हो जब और एडिशनल की बात हो, तो एडिशनल में फर्दर तो आता ही है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात आई तो फार्दर भी आ गया। तो ये स्पेशल केस होता है जिसमें फार्दर और फर्दर दोनों सही हैं। वी डिसाइडेड नॉट टू वॉक एनी फार्दर, वी डिसाइडेड नॉट टू वॉक एनी फर्दर। हमने डिसाइड किया कि हम और ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हमने डिसाइड किया कि हम और ज्यादा नहीं चलेंगे, जितना चले थे उससे और ज्यादा नहीं चलेंगे। तो ये एक स्पेशल केस है जिसमें दोनों सही होते हैं। अगर इतना सीख लिया तो कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, क्लास वर्क समझे इसको, वीडियो को पॉज करें, उसको यहीं पे ट्राई दें। ही मूव्ड फर्दर या फार्दर अवे फ्रॉम द सिटी एंड परचेज एंड परस्यूड फर्दर या फार्दर स्टडीज अब्रोड। सिटी से दूर चली गई और आगे की ज्यादा उसने स्टडीज को परस्यू किया। चलो कमेंट्स में डालना, गलत होगा सही होगा, ऑफ कोर्स आपको फीडबैक देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। जल्दी से इस आर्टिकल को फिनिश करो, छोटे मोटे 2-2 पैराग्राफ रह गए हैं। कह रहा है जी द कोर्स ऑल्सो कंटेंट्स, ये कोर्स नहीं है, ये कोट है यार, है ना। द कोट ऑल्सो कंटेंट्स दैट द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज इनकम्प्लीटनेस रादर देन डिस्कवरेबिलिटी। कह रहा है ये जो कोट है ये साथ ही साथ ये भी दलील पेश करती है कि जो बुनियादी समस्या है, फंडामेंटल आधार में जो समस्या है, प्रॉब्लम है, वो है चीजों का इनकम्प्लीट होना, ना कि ये कि कौन सा डेटा आपको ऑनलाइन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो पूरा मिले, चाहे ना मिले, जीरो ना मिले, है ना, कुछ भी ना मिले। तो ये समस्या ज्यादा है कि पूरा है या अधूरा है। कह रहा है जी सिंस एनीवन एक्सेसिंग लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन समवन शुड आल्सो एनकाउंटर सब्सिक्वेंट एक्विटल्स और डिस्चार्जेस। कह रहा वो इसलिए क्योंकि कोई भी आदमी जो एक्सेस कर रहा हो, उपलब्धता ले रहा हो लीगल प्रोसीडिंग्स की, कानूनी कार्रवाई की किसी भी आदमी पे, उस आदमी को साथ ही साथ एनकाउंटर करना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए, या उसको फेस टू फेस आना चाहिए आगे जाकर के हुए सब्सिक्वेंट एक्विटल से, रिहाई से और डिस्चार्जेस से भी। तो वही बात, मोहनलाल का आपने केस सर्च कर लिया और आपको पता लगा मोहनलाल चोर है, केस चला उस पर चोरी का, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा आपने क्योंकि पूरा था ही नहीं डेटा। उसके अगले महीने मोहन जो है लाल ने एविडेंस पेश की कोर्ट में, और कोर्ट ने मोहनलाल को बाइज्जत बरी किया और यह भी कहा कि आप तो बड़े ईमानदार आदमी हैं। तो पूरी बात तो आपको मिली नहीं, आपके हिसाब से मोहनलाल चोर है। तो कोर्ट यही बोलती है कि डेटा मिलना या मिलना समस्या नहीं है, समस्या ये है कि जो मिले वो इनकम्प्लीट ना हो, पूरा हो। अगर किसी के ऊपर भी आप रेकी करते हो ऑनलाइन, तो पूरी रेकी आपकी होनी चाहिए, सारा डेटा अवेलेबल हो उस आदमी पे। चलिए, प्रॉब्लम की वर्ब है इज, एनीवन की वर्ब है शुड आल्सो एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट यानी आगे जाकर के। कह रहा है जी इफ ओपन जस्टिस रिक्वायर्स records to be practically accessible, judicial archives
must remain wholly public while being regularly updated to reflect major developments। कह रहा है अगर खुले न्याय का जो सिद्धांत है उसको जरूरत है कि रिकॉर्ड्स को प्रैक्टिकली एक्सेसिबल बनाया जाए या व्यवहारिक तौर पे हर आदमी तक पहुंचाया जाए, है ना, प्रैक्टिकली आप घर से बैठे रिकॉर्ड जो है देख सके। अगर ओपन जस्टिस का सिद्धांत ये चीज को जरूरी बनाता है तो फिर सरकारी जुडिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं, कोर्ट के जो आर्काइव्स हैं, बताया था आपको एक आर्काइव वर्ड शुरू में, है ना, कोर्ट के जो डेटा के भंडार हैं, आर्काइव्स हैं, उनको बनना चाहिए, होना चाहिए पूरे तरीके से पब्लिक डोमेन में या फिर इंटरनेट पे, जबकि लगातार रेगुलरली अपडेट होते हुए, ताकि वो दिखा सके बड़े बदलावों को, मेजर डेवलपमेंट्स को। तो सारा डेटा कोर्ट का इंटरनेट पे हो और रोज एक आदमी बैठता हो शाम में कोर्ट का, है ना, और वो रोज सारे केस को अपडेट करता हो। तो ये काम अगर ओपन जस्टिस में इतना अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर इस तरीके से आपको करना होगा, ये कहना है आर्टिकल में। चलिए लास्ट पैराग्राफ दिखा रहे हैं आपको, फटाफट देखो इसको, फिर फिनिश करते हैं, क्विज की तरफ बढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके जितना टाइम मिल चाहिए हो पढ़ लिया करो, है ना। चलिए कह रहा है जी, गिवन दैट कोर्ट रिकॉर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफिशियल एक्ट्स ऑफ द स्टेट, एनी ऑब्स्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स कैरी सीरियस रैमिफिकेशंस। कह रहा है ये बात भी देखना, गिवन दैट का मतलब होता है इस चीज को देखते हुए या इस चीज के मद्देनजर। कह रहा है जी मद्देनजर इस चीज के कि कोर्ट के रिकॉर्ड जो हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या मिल करके बनाते हैं सरकारी एक्ट्स ऑफ स्टेट को, जो भी स्टेट ने, राज्य ने एक्ट किए हैं, है ना, किसी को पकड़ा है, जेल में डाला है, फांसी दी है, तो कोर्ट के सारे रिकॉर्ड जो हैं सरकारी कामकाज को बताते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई भी ऑब्फस्केशन हो या चीजों को जानबूझ करके आधा अधूरा रखने का काम हो, कह रहा है, और किसमें, पब्लिक रिकॉर्ड में, वो कैरी करता है सीरियस रैमिफिकेशंस को, बहुत ज्यादा गंभीर दुष्परिणामों को। रैमिफिकेशन है ना, याद है ना, रेपरकशंस, आगे जाकर के होने वाले गलत नतीजे। तो कोई भी गलत तरह का रिकॉर्ड अगर पब्लिक में रखोगे, ऑब्फस्केशन करोगे, आधा अधूरा रखोगे, तो उससे आगे जाकर के बड़े गलत नतीजे निकलेंगे। कह रहा है द जुडिशरी शुड देयरफॉर मैंडेट पीरियोडिक डेटाबेस रेफ्रेशेस एंड कंटेक्चुअल डिस्प्ले ऑफ सर्च रिजल्ट्स अक्रॉस रजिस्ट्रीज एंड लीगल प्लेटफॉर्म्स। कह रहा है इसलिए जुडिशरी को देयरफॉर इस प्रकार से मैंडेट करना होगा, जरूरी बनाना होगा दो चीजों को। पहली चीज, पीरियोडिसिटी के साथ हर कुछ दिनों से, महीनों से, सालों से, हफ्तों से पीरियोडिकली डेटाबेस रिफ्रेश हो और कंटेक्चुअल तरीके से डिस्प्ले हो सर्च रिजल्ट का सभी रजिस्ट्रीज में, लीगल प्लेटफॉर्म्स में, वेबसाइट्स पे, है ना, जो समझ गए ना, एकदम सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन मिले और बार बार उसको हर कुछ दिनों से रिफ्रेश किया जाए। तो ये काम जुडिशरी को जरूरी बनाना होगा, मैंडेट करना होगा अपने कोर्ट में। कह रहा है जी इस प्रकार से देयर बाय सेफ गार्डिंग बोथ प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, सेफ गार्ड करते हुए, महफूज बनाते हुए आपकी निजता को भी और सरकार के ट्रांसपेरेंसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। कह रहा है जी वाइल एड्रेसिंग द रूट कॉज थ्रू डिजिटल एक्यूरेसी रादर देन इरेजर, और ये काम ये करेंगे एड्रेस करते हुए, हल निकालते हुए रूट कॉज का, समस्या की जड़ का, डिजिटल एक्यूरेसी के थ्रू, डिजिटल फॉर्म जो है फील्ड में एक्यूरेट डेटा के थ्रू, बजाय उस डेटा को इरेज करने के, इरेजर करने के। तो निजता के अधिकार का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का कोर्ट केस का डेटा आप हटा दो। समस्या की रूट कॉज ये है कि डेटा गलत है, आधा है, अधूरा है, तो आपका काम ये है कि उस डेटा को अपडेट करो, डिजिटली एक्यूरेट डेटा हो, 100% अप टू डेट हो। ये आपको काम करना है, अगर कर सको तभी ये ओपन जस्टिस का सिद्धांत आप भारत में लगवा सकते हो। चलिए, जुडिशरी की वर्ब शुड मैंडेट करना, जरूरी बनाना, देयर बाय यानी इस प्रकार से, एड्रेस करना यानी संबोधित करके हल निकालना, इरेजर का मतलब होता है डिलीशन या रिमूवल, किसी चीज को हटाने का काम। ठीक है, इरेजर है ना, इरेज करने से बना है। चलो क्वेश्चंस हैं इसी आर्टिकल पे बेस्ड। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करो और मेंस लेवल के क्वेश्चन है, दोनों अटेम्प्ट दो, आप देखो कितने कर पा रहे हो। इस पैसेज में लिखा हुआ है कि जुडिशरी रेकंसाइल कर सकती है प्रिवेसी को और ट्रांसपेरेंसी को कैसे। अब आपको रेकंसाइल वर्ड का मतलब ही नहीं पता, ये वर्ड आर्टिकल में कहीं आया भी नहीं था। ऐसे ही तो क्वेश्चन फंसते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, मीनिंग निकल आया पैसेज का, सब कुछ आता है, लेकिन रेकंसाइल वर्ड लिख दिया उसने, उसको आपका मीनिंग नहीं पता था आपको। तो ये रेकंसाइल बड़ा कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है चीजों को हार्मनी में या फिर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में लाना, है ना, मैच करना।
तो कोड क्या कहता है, क्या सजेस्ट करता है कि आपकी निजता और जो ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता है, इन दोनों को कैसे रेकनसाइल किया जाए, क्या करें इन चारों में से कौन सा काम। लास्ट में ही आंसर आया था, पढ़ लो चारों ऑप्शंस। आंसर ये था इसका, लास्ट के अंदर इसने ना पैसेज के लास्ट में सजेशन भी दिया था कि आप रिकॉर्ड्स को अपडेटेड रखो और इंफॉर्मेशन कंटेक्चुअल हो, बिल्कुल सही हो, तभी आप निजता और ट्रांसपेरेंसी को जो है बैलेंस कर पाओगे। बाकी सब देख लो उल्टी पुल्टी बातें, एक्सेस को लिमिट करना कोर्ट की आर्काइव्स में, है ना, कोर्ट का जो आर्काइव है ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर एक्सेस लिमिट कर दो, दिन में आधा घंटा ही दिखेगा आपको, तो इस तरह से आप करो ये काम। तो ये सब नहीं करना है कोर्ट को तो डेटा को सही रखना है। चलो अब इस आर्टिकल की टोन पूछिए आपसे, सेलिब्रेटरी है, अलार्मिस्ट है, स्केप्टिकल है या एनालिटिकल है। कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ यहाँ, कोई भी अलार्म नहीं दिखाया। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास, डिसमिसिव का मतलब होता है दरकिनार करना, तो अविश्वास भी नहीं दिखा रहा कोर्ट पे। ये तो एनालाइज कर रहा है और रिफॉर्म ओरिएंटेड है, रिफॉर्म लाने की बात करता है। ये कहता है सुधार लाओ, आपका मंशा ठीक है लेकिन काम सही तरीके से करना होगा, ओपन जस्टिस को इंप्लीमेंट करने का। चलिए फर्स्ट का आंसर बन गया डी, सेकंड का आंसर भी बन गया, क्या बन गया, डी, दोनों का डी बन गया यार। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, गलत नहीं करना, सोच के समझ करके करना। ऑब्फस्केटेड, इसका सिनोनिम पूछा आपसे। एक इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिजल्ट होता है किसी भी चीज का, उसको क्या बोलते हैं, नेबुलस बोलते हैं, एक्सर्ट बोलते हैं, रेमिफिकेशन बोलते हैं या एम्बिगुअस बोलते हैं। लास्ट में दो एरर्स मिलेंगी, पहली एरर आपको मिल सकती है इन्फिनेटिव की वजह से, दूसरी आपको फर्दर इसके आसपास मिल सकती है, चेक करना। 4 से लेके 6 तक, 3 से लेके 6 तक, यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं, चेक कर लो, नीचे जाओ पिन कमेंट में रखे हुए आंसर्स और चेक करके बताना 6 में से कितने मार्क्स मिले, 1 मिला, 2 मिला। और जो क्वेश्चंस आपको दिए थे अच्छे बच्चे की तरह सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको लगा के देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है और भी 2 क्वेश्चन करवाए थे। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, क्लास कैसी लगी अपने लाइक्स और शेयर से जरूर से बताया करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी सजेशन क्वेरी हो यू आर ऑलवेज वेलकम। अंटिल देन साइनिंग आउट।